नमस्ते। चलिए आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम लंबी उम्र और सर्वाइवल की एक ऐसी केस स्टडी पर बात करेंगे जो सच में बेमिसाल है। सुनी सुनाई बातों को किनारे रखते हैं और सीधा उस साइंस की तरफ चलते हैं जिसे सच में अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है। ये कोई जादुई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर सोची समझी रणनीति है जिसे हम द स्ट्रेटजी ऑफ लिविंग कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से। 68 साल की उम्र में मार्गरेट नाम की एक महिला को पता चलता है कि उन्हें स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर है। और डॉक्टरों ने क्या कहा? यही कि उनके पास मुश्किल से 5 साल का वक्त है। जाहिर सी बात है, ऐसी खबर किसी को भी अंदर से तोड़ देगी। शुरुआत में मार्गरेट भी बहुत डरी हुई थी, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन उसी डर के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। हार मानकर बैठ जाने और थकान को हावी होने देने के बजाय एक रणनीतिक जिंदगी जीने का चुनाव हुआ। उनका ये सोचना कितना पावरफुल है कि मैं अपना बचा हुआ समय मरने के डर में गुजार सकती हूँ, या फिर मैं इसे जीने में दिलचस्पी लेकर बिता सकती हूँ। मतलब फोकस पूरी तरह से सिर्फ जीने पर शिफ्ट कर दिया गया। अब हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, रणनीतियों और विज्ञान, यानी सर्वाइवल के लिए एक सही माहौल बनाना। देखते हैं कि कैसे डायग्नोसिस के तुरंत बाद क्लिनिकल रिसर्च पढ़ने से मार्गरेट ने अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ एकदम सटीक बदलाव किए। मेन स्ट्रीम ऑन्कोलॉजी का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है जिसे ट्यूमर माइक्रोएन्वायरमेंट कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये शरीर का वो बायोलॉजिकल माहौल है जिसमें कैंसर सेल्स या तो तेजी से बढ़ते हैं या फिर सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करते हैं। तो बात यह है कि शरीर के अंदरूनी माहौल को बदलकर इलाज के असर को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि शरीर की सूजन और ब्लड शुगर का लेवल ये तय करता है कि बीमारी कैसे बर्ताव करेगी। अब इम्यून सिस्टम पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए मेडिटेरेनियन डाइट जैसे कुछ बहुत ही सिंपल बदलाव किया गए। प्रोसेस्ड फूड और चीनी को डाइट से पूरी तरह बाहर कर दिया गया और इनकी जगह सब्जियां, मछली, ऑलिव ऑयल और बीन्स को शामिल किया गया। इसका मेन गोल एकदम क्लियर था, शरीर की उस क्रॉनिक सूजन को कम करना जो कैंसर से लड़ने वाली हमारी नेचुरल क्षमता को कमजोर कर देती है। पहले क्या माना जाता था कि बीमार होने पर पूरी तरह से बेड रेस्ट करना चाहिए, है ना? लेकिन ऑन्कोलॉजी के नए नियम बताते हैं कि हल्का फुल्का ही सही पर लगातार चलते फिरते रहना असल में इलाज से होने वाली थकान को कम करता है। मार्गरेट ने तय किया कि वो रोज कम से कम 10 मिनट टहलेंगी। ये कोई भारी भरकम कसरत नहीं थी, बस एक नॉर्मल जेंटल वॉक थी। और इसी चीज ने उनके इम्यून रिस्पॉन्स को जबरदस्त सपोर्ट दिया। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है, मिथक और सच्चाई के बीच का फर्क। एक तरफ है टॉक्सिक पॉजिटिविटी का ट्रैप जो कहता है कि हमेशा खुश रहो, स्ट्रेस मत लो। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि डर को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया जाए, पर उसे अपने पूरे दिन पर हावी न होने दिया जाए। भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से हैंडल करना है। यहीं पर साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी का विज्ञान काम आता है। हर सुबह पूरी ईमानदारी के साथ जर्नलिंग करके मार्गरेट ने अपने डर को बाहर निकालने का एक सेफ रास्ता बनाया। इसका बायोलॉजिकल फायदा ये हुआ कि शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कंट्रोल में रहा और इससे उन नेचुरल किलर सेल्स की रक्षा हुई जो ट्यूमर को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अकेलापन शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने से हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट वाले स्ट्रेस मोड से बाहर निकलकर टेंड एंड बी फ्रेंड रिस्पॉन्स में आ जाता है। पड़ोसियों की मदद लेना, बीमारी को छोड़कर नॉर्मल रोजमर्रा की बातें करना, ये सब शरीर में ऐसे बायोलॉजिकल बदलाव लाते हैं जिससे थकान और मतली जैसी परेशानियों को झेलना काफी आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुश्किलों का सामना, जब रणनीति नाकाफी लगने लगे। उन पलों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है जब ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि असली लचीलापन तो गहरे झटकों को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने में ही है। वक्त आगे बढ़ा और डायग्नोसिस के 18 महीने बाद एक ऐसा वक्त आया जब स्कैन के नतीजे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उस वक्त ऐसा लगा कि बस अब रुककर अपने डर के साथ बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। और फिर चौथे साल में एक और भयानक झटका लगा। पति का अचानक निधन हो गया। इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये अंदर से पूरी तरह तोड़ देने वाला पल था। ऐसे टूटे हुए वक्त में आगे बढ़ते रहने की कोई ठोस वजह ढूंढना ही सब कुछ होता है। जापानी कल्चर में इसे इकिगाई कहते हैं, यानी आपके होने और जीने की वजह। मार्गरेट के लिए ये वजह क्या थी?
शनिवार की सुबह अपनी 11 साल की पोती को गार्डनिंग सिखाना। इस तरह का एक गहरा पर्सनल मकसद शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को सीधे तौर पर बदलता है और जीने की इच्छा को फिर से जिंदा कर देता है। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, 16 साल बाद एक शांत और अर्थपूर्ण जीवन की सच्चाई। शुरुआती 5 साल के पूर्वानुमान से कहीं आगे निकलने के बाद चलिए देखते हैं कि आज उनका रूटीन कैसा दिखता है। 16 साल, जरा सोचिए इस बारे में। डायग्नोसिस के दिन से लेकर आज तक ये 16 साल गुजर चुके हैं। 5 साल की प्रेडिक्शन थी, लेकिन उन्होंने 16 साल का जीवन जी लिया। और ये सफ़र किसी अचानक हुए चमत्कार की वजह से नहीं है, बल्कि रोज़ के साधारण लेकिन सही फैसलों का एक कंबाइंड रिजल्ट है। 84 साल की उम्र में इस तरह से सर्वाइव करने की सच्चाई एक बहुत ही शांत और लगातार फॉलो किए गए रूटीन में है। सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड फील करना, 30 मिनट की मॉर्निंग जर्नलिंग, 2 मील की सैर, आराम से बैठकर एक प्रॉपर नाश्ता करना और जानबूझकर लोगों से मिलना जुलना। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें ही उन्हें असली ताकत देती हैं। जब इंसान को अपनी मॉर्टैलिटी यानी मौत की सच्चाई का करीब से एहसास होता है तो जिंदगी बहुत साफ दिखने लगती है। मार्गरेट का कहना है कि मैं अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाएं कम बर्बाद करती हूँ। मैंने हिसाब लगाया है और यह एक बहुत ही खराब इन्वेस्टमेंट है। मतलब बाहरी लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाना और छोटी छोटी बातों पर नाराज रहना, ये सब सच में घाटे का सौदा है जिसे छोड़ देना ही बेहतर है। हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ आ रहे हैं, पूरी तरह से जीने के लिए कुछ अहम सबक। इन 16 सालों के सर्वाइवल से निकली ऐसी रणनीतियां जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे 4 मेन लेसन्स हैं जो हम यहाँ से सीख सकते हैं। पहला सबक, देखिए, डॉक्टर जो भी गाइडेंस देते हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो एवरेज डेटा पर बेस्ड होती है। कोई भी इंसान सिर्फ एक स्टेटिस्टिक या आंकड़ा नहीं होता। असली रिजल्ट इस बात से तय होते हैं कि एक इंसान अपने फैसलों और अपनी विल पावर से अपना खुद का कैसा माहौल बनाता है। दूसरा सबक, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत थके होने पर भी सैर पर जाना या अपने लिए एक सही खाना पकाने का वक्त निकालना, ये सब असल में ज़िंदगी बचाने के बायोलॉजिकल एक्शंस हैं। जैसे कहा गया है, छोटी चीज़ें ही बड़ी चीज़ें होती हैं। ये देखने में भले ही जिंदगी की जंग जैसे न लगें, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी लड़ाई है। तीसरा सबक, अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरों से मदद लेना हमारी कमजोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मदद लेने से इनकार करके अपनी इंडिपेंडेंस साबित करने की कोशिश करना बायोलॉजिकली नुकसानदेह है। लोगों को मदद करने देना कोई हार मानना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी समझदारी है। ये सर्वाइवल के लिए एक बहुत ज़रूरी लाइफलाइन है। चौथा और शायद सबसे पावरफुल सबक, अपनी उम्मीद को कभी भी आउटसोर्स ना करें। कोई भी मेडिकल स्कैन, कोई भी आंकड़ा या कोई भी प्रोफेशनल इंसान की लिमिट्स को पूरी तरह से तय नहीं कर सकता। क्या संभव है और क्या नहीं, इसकी डेफिनेशन हमें खुद अपने अंदर से तय करनी होती है। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ समेटें तो किसी प्रोग्नोसिस से ज्यादा लंबा जीवन जीना कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, बल्कि ये सही साइंस, रोजमर्रा के स्मार्ट फैसलों और एक सपोर्टिव कम्युनिटी का कंबाइंड रिजल्ट है। ये सीधा सा विज्ञान है कि जब शरीर को उसकी जरूरत की चीजें दी जाती हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये पूरी केस स्टडी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। एक इंटेंशनल जिंदगी जीना शुरू करने के लिए किसी डरावनी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार क्यों करना? जरा सोचिए, अगर आज ही के दिन अचानक से जिंदगी की कुछ गैर जरूरी चीजें कम अहम लगने लगें तो कैसा रहेगा? ऐसे कौन से बदलाव हैं जो अभी इसी वक्त किए जा सकते हैं? इन सवालों पर विचार करने से यकीनन किसी की भी जिंदगी को आज ही एक नया मकसद मिल सकता है।